हो, देखा जाए हो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या, शब्द। तो हमने पहले क्या कर ली, शब्द की क्या पढ़ ली, पहले हमने बात कर ली शब्द की क्या परिभाषा, और शब्द की परिभाषा में हमने क्या देखा कि वर्णों के सार्थक समूह को जो एक निश्चित अर्थ को क्या करता है, प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द भाषा की सबसे छोटी, याद रखना एक सवाल ये पूछता है सार्थक, और यूँ कह सकते हैं ना कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक, ये देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। कैसी है, स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। तो ये तो शब्द की परिभाषा हो गई। शब्द के भेद में उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए, 5। कौन कौन से हो गए, तो ये हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर हो गया। अब रचना के आधार पर देखें तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है जिसको क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कहा जाता है क्या, यौगिक शब्द कहते हैं। तो दूसरा होता है जिसको क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरे को क्या कहा जाता है, तीसरे को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रचना के आधार पर कितने भेद हो गए, तो रचना के आधार पर 3 भेद हो गए। हो गया इतना, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखिए। इसके बाद अगर देखें हम किसके आधार पर, तो इसके बाद देखें अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, तो अगर देखा जाए अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो देखिए अर्थ के आधार पर सामान्यतः 2 तरह के हिंदी में शब्द होंगे। कितने होंगे, 2 प्रकार के होंगे ना। एक होता है कितने, 2 प्रकार के, एक होता है जिसको क्या कहते हैं, सार्थक, क्या कहेंगे, एक कहेंगे जिसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। एक दूसरा होता है जिसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द हो, तो निरर्थक शब्द कहते हैं। वैसे हिंदी में निरर्थक शब्द का कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका होता है, सार्थक शब्द का होता है। तो अगर हिंदी में सार्थक शब्दों को देखा जाए कौन कौन से हैं, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे विलोम शब्द को। किसको लेंगे, विलोम हो जाएगा। इसी में हम किसको ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे पर्यायवाची शब्द को, ये शब्द ही हैं, पर्यायवाची हो जाएगा। इसी में हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये भी हो जाएगा इसमें। इसके अलावा देखें तो क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द, ये भी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, तो इसमें हम समास को भी इसी में रख लेंगे, ये भी सार्थक है। इसमें हम किसको रख लेंगे, इसी में हम संधि को रख लेंगे। फिर इसी में हम किसको रख लेंगे, तो हम रख लें उपसर्ग को रख लेंगे। किसको रखेंगे, तो इसी में हम उपसर्ग भी एक तरह का शब्द ही, ये शब्दांश है। फिर इसमें हम रख लेंगे किसको, प्रत्यय को रख लेंगे। तो इतनी चीज़ें हम किस में पढ़ लेंगे, अर्थ के आधार पर पढ़ लेंगे। इसके अलावा हम किसको पढ़ेंगे, और तो अब देखिए इसके बाद एक होता है जिसको कहते हैं किसके आधार पर, विकार के आधार पर। ये किसके आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर। ये विकार के आधार पर, किसके आधार पर, इसको आप कहिए क्या, विकार के आधार पर, विकार का आधार कहिए, या इसको कह सकते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। क्या, रूप परिवर्तन के आधार पर। तो रूप परिवर्तन के आधार पर, तो अगर देखेंगे इसके आधार पर, तो इसके आधार पर कितने तरह से, 2 तरीके के। कितने तरीके के मिलेंगे हमको, 2 प्रकार के ना, 2 प्रकार के मिलते हैं। एक मिलेगा जिसको कहते हैं विकारी शब्द। कौन सा शब्द होगा हो, तो एक होगा जिसको कहेंगे विकारी शब्द। दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे को कहेंगे अविकारी शब्द। ये हो गया अविकारी शब्द। अब जो विकारी शब्द है इसमें कितने हो जाएंगे, तो इनकी संख्या हो जाएगी 4।
कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ये 4 में कौन कौन हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? संज्ञा होगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा? क्रिया हो जाएगा है। और इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या हैं? विकारी शब्द हैं। अगर हम अविकारी में देखें तो इसमें हम किसको लिख सकते हैं? अव्यय को लिख सकते हैं। और अव्यय को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग अव्यय को भी हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यही क्या लिख के छोड़ देंगे? अव्यय। अब यहाँ लिखेंगे संज्ञा के विकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसको कहते हैं लिंग, दूसरा होता है जिसको कहते हैं वचन, और तीसरा होता है जिसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं ना। तीसरे को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सर्वनाम में सिर्फ 2 ही होते हैं, लिंग और वचन होते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लें तब आगे बढ़ा जाए। अर्थ के आधार पर, फिर उसके बाद विकार के आधार पर, या इसको हम कहते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। तो आगे बढ़ा जाए। हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए, तो हम पहले वाले को उठाते हैं जिसका नाम क्या था? व्युत्पत्ति के आधार पर ना, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने बात की थी हमने? तो 5 बात की थी। तो उसमें से एक एक को क्या कर चलते हैं? उठाते चलते हैं ना। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम लेते हैं तो इसमें हम लोग उठाते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द को। किसको उठाते हैं? तो पहला उठा लेते हैं जिसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द को अगर देखें तो 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है तत् और एक शब्द है सम। तो तत् का मतलब क्या होता है? उसके, और सम का मतलब होता है समान। किसके मतलब होता है? समान। तो किसके समान? तो इसको कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों के समान। किसके समान? संस्कृत के शब्दों के समान इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संस्कृत के शब्दों के समान। अगर इसको हम परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि वे शब्द, क्या कह सकते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के हैं। किसके हैं? जो संस्कृत के हैं और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में। संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उनको तत्सम कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आप जैसे में कह सकते हैं क्या? आप जैसे में कह सकते हैं जैसे दुग्ध हो गया, आप कह सकते हैं धृत हो गया, आप क्या कह सकते हैं? आप कदली कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं? नारिकेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नारिकेल कह सकते हैं। आप नारिकेल कह सकते हैं। अभी हम आगे इसको और समझेंगे। तो ये तो क्या हो गया? ये आपका तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद देखा जाए, ये तो पहला क्या हो गया? तत्सम। दूसरा क्या होता है? वो तद्भव होता है। दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को कहा जाता है तद्भव है। तद्भव शब्द। तो ये शब्द कौन से हैं? तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से
संस्कृत से क्या होकर, विकृत होकर, क्या होकर, विकृत होकर, विकृत होकर हिंदी में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं ना, हिंदी में प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हीं का हम क्या कहेंगे, तद्भव कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किस भाषा के हैं हो, संस्कृत वाले से विकृत हो गए। यहाँ संस्कृत का तात्पर्य तत्सम शब्दों से है। संस्कृत का तात्पर्य क्या है, तत्सम शब्दों से, मतलब वे शब्द जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से विकृत हुए और हिंदी में आए वो तद्भव हो गए। संस्कृत से विकृत का मतलब कि जो संस्कृत का शब्द हिंदी में प्रयोग होता है उनसे जो विकृत हुए, तो कौन से विकृत हुए, तत्सम। अब इसकी थोड़ी कहानी समझिए। देखिए, संस्कृत के जो शब्द हैं वो सीधे हिंदी में प्रयोग हुए, लेकिन जो तत्सम शब्द हैं, जो तद्भव शब्द हैं, ये अलग अलग भाषाओं में गए, पाली प्राकृत से परिवर्तित होकर के कहाँ आए, हिंदी में आए। तो जब पाली और प्राकृत से परिवर्तन होकर के हिंदी में आए तो इनके अंदर विकार हो गया, ये बदलते चले गए। तो बदल कर चले गए तो इनको हमने क्या कहा, तद्भव कहा, और जो सीधे आ गए उनको हमने क्या कहा, तत्सम कहा। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनके, हैं कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए सवाल ने, तो अगर मान लीजिए कि एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, तो एक तरफ हम लिख देते हैं तद्भव, क्या लिखते हैं, तो एक तरफ तद्भव लिख देते हैं और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, तत्सम लिख लेते हैं। तद्भव लिख लेते हैं और तत्सम लिख लेते हैं। तो एक तरफ क्या लिखा जाए, एक तरफ लिखा जाए तद्भव और एक तरफ क्या लिखा जाए, तत्सम लिखा जाए। ठीक, तो अब देखते हैं तद्भव तत्सम में। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपको दूध लिखना हो, क्या लिखना हो, दूध। मैं आपसे कहूं कि तत्सम लिखना है। ठीक ऐसे ही मैं कहूं कि घी लिखना है, इसका तत्सम लिखना है। फिर ऐसे मैं आपसे कहूं कि आपको क्या लिखना हो, केला लिखना हो, इसका तत्सम लिखना है। आपको क्या लिखना हो, नारियल लिखना है, नारियल का तत्सम लिखना है। ठीक, आपको जो है रस्सी लिखनी है तो इसका तत्सम लिखना है। मैं आपसे कहूं कि आपको कंगन लिखना है, क्या लिखना है, कंगन, इसका तत्सम लिखना है। मैं आपसे कहूं कि कटहल लिखना है, क्या लिखना है, कटहल, इसका तत्सम लिखना है। तो अगर इसका तत्सम हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए दूध का क्या बनेगा, दुग्ध बन जाएगा, बनेगा। घी का क्या बन जाएगा, धृत बन जाएगा। केला का क्या बनेगा, कदली बन जाएगा। नारियल का क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, नारिकेल बन जाएगा। रस्सी का क्या बनेगा, रज्जू बनेगा ना, रज्जू बन जाएगा। कंगन का क्या बनेगा, कंगन का बन जाएगा कंकड़, क्या बनेगा, कंकड़। कटहल का क्या बनेगा, तो कटहल का होता है कंठफल, कटहल का क्या होता है, कंठफल होता है। ठीक, अब ऐसे ही मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि अटारी का क्या बनेगा, तो अटारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका होता है, क्या होता है, अट्टालिका होता है ना, इसका क्या होता है, अट्टालिका। कोई आपसे पूछ ले कि गुफा का तत्सम क्या होगा, तो गुफा का तत्सम होता है गुहा, क्या होता है, गुहा। कोई आपसे कह दे कि गूंथना लिखा हो, क्या लिखा हो, गूंथना लिखा हो, तत्सम बताइए, तो इसका होता है गुम्फन, क्या होता है, इसका तत्सम होता है गुम्फन। ठीक इसी तरह से कोई कहे कि आपको उलाहना, उलाहना का लिखना हो तो आप इसका लिखेंगे उपालंभ, क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे उपालंभ। कोई कहे कि उबटन लिखना है, क्या लिखना है, उबटन, तो उबटन का क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वतन, क्या लिखेंगे, इसका होता है ऊर्ध्वतन होता है। ठीक, चलिए आगे देखा जाए तो उबटन का क्या हो गया, ऊर्ध्वतन हो गया है। कोई लिखे कि अगाड़ी का लिखना हो, क्या लिखना हो, अगाड़ी, तो इसका होता है अग्रवर्ती, क्या होता है, अग्रवर्ती होता है। कोई आपसे कहे कि खेत का तत्सम लिखना है तो खेत का क्या होगा, क्षेत्र हो जाएगा है। कोई आपसे कहे कि खीर का तत्सम लिख दो तो लिख दोगे क्या,
क्षीर लिख देना। हाँ, क्या लिखोगे? क्षीर लिखना है, तो क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। है, लिख लिए? क्षीर हो जाएगा किसका? खीर का। हो गया? चलिए, तो क्षीर का क्या लिख देंगे हम? खीर लिख देंगे। आगे देखा जाए। हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखा जाए। तो क्षीर का क्या हो गया? खीर हो गया। है, कहीं कहीं देखे होंगे कुछ लोग लिखते हैं ओझा जी। क्या लिखते हैं? ओझा। तो ओझा कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द, तद्भव है। क्या है? तद्भव है। तो ओझा का तत्सम क्या होता है? इसका होता है उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय होता है, उपाध्याय जी। तो ये तत्सम शब्द है। ऐसे ही देखे होंगे कहीं लिखा होगा खत्री। तो खत्री का क्या होता है? क्षत्रिय। क्या होता है? क्षत्रिय। तो खत्री का क्या बनेगा? क्षत्रिय। ठीक ऐसे ही एक शब्द होता है अहीर। तो अहीर का क्या बनता है? आभीर। क्या बनता है? आभीर। इसका क्या बन जाता है? बनेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि लिखा हो बनिया। क्या लिखा हो? बनिया। तो बनिया का तत्सम क्या बनता है? वणिक बनता है। क्या बनता है? वणिक बन जाता है। ये तत्सम बन जाते हैं। तो बनिया का क्या बन गया? वणिक जो है वो तत्सम बन जाते हैं। सामान्य तौर पर ये ऐसे हैं जो परीक्षाओं में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली किसकी? तत्सम और तद्भव की। इसके बाद हम लोग बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे, एक शब्द होता है जिसको कहते हैं देशज शब्द। कौन से शब्द? देशज शब्द। तो देशज शब्द किसको कहते हैं? तो देखो, एक शब्द क्या है? एक शब्द इसमें है देश और एक शब्द है जौ। हाँ, तो देश से तात्पर्य गांव या ग्रामीण अंचल से है और जौ का जन्म लेना। तो इसको कह सकते हैं कि वे शब्द जो या यूं कह सकते हैं कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ठीक पता ना हो, ठीक पता ना हो तथा जो सुविधा अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, सुविधानुसार गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो सुविधानुसार क्या होते हैं? गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। हिंदी में देशज शब्द दो तरह के होते हैं। कितने तरह से होते हैं? हाँ, एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका गठन किया जाता है, अर्थात गठन किए हुए, क्या हुए? गठन किए हुए। और एक दूसरा होता है दूसरी भाषा से आए हुए। किससे? दूसरी भाषा से आए हुए। दूसरी भाषा से आए हुए। तो दो तरह के देशज मिलते हैं, दूसरी भाषा से आए हुए। अब आप समझ रहे होंगे कि दूसरी भाषा तो विदेशी होती है, आगत कहते हैं उनको। तो आपका सोचना एकदम 100% सही है। बस इतना ही अंतर है कि हाँ, दूसरी भाषा से तात्पर्य उन भाषाओं से है जिन भाषाओं की उत्पत्ति भारत में हुई है, और उन भाषाओं से कोई भी शब्द यदि हिंदी में आया, इसमें देशी में, वो देशज हुआ। तो ऐसे शब्द, जो शब्द
या जिन शब्दों की उत्पत्ति भारत में हुई हो, उस तरह के शब्द जो आते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? देशज में आते हैं, जिनको संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो उस तरह के शब्दों को हम कहते हैं क्या? दूसरी भाषा से आए हुए। गठन किए हुए में हम क्या क्या बोलते हैं? तो कुछ शब्दों को मैं बताता हूं जो किसके आधार पर हैं? गठन के आधार पर हैं। तो देखिए कुछ शब्दों को जो गठन के आधार पर हैं, तो अगर आप देखेंगे इसके आधार पर तो आप पाएंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया पगड़ी। क्या हमने कहा? पगड़ी हमने कहा। लोटा, कौन सा शब्द? लोटा भी देशज है। इसके अलावा देखें तो जूता जो है वो क्या है? वो देशज शब्द है। शब्द एक होता है तरकारी, ये भी देशज है। नहीं, लाठी का तो यष्टि शब्द होता है ना, लाठी का तत्सम यष्टि होता है। तो अगर लाठी का यष्टि तत्सम होता है, अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई कहा कि लाठी शब्द है ना, तो लाठी का तत्सम क्या होता है? लाठी का तत्सम यष्टि होता है। तो इसको हम नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? देसी की श्रेणी में नहीं रख सकते, है ना। चलिए, तो पगड़ी, लोटा हो गया, जूता हो गया, तरकारी हो गया, भोंपू हो गया ना, भोंपू हो गया, फटफटिया हो गया। क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं फटफटिया कह सकते हैं। तो फटफटिया भी इसी में आ गया। इसी में खुरपी शब्द होता है एक, वो भी आ गया। आप चाहें तो खोपा भी कह सकते हैं, वो भी जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। हाँ, डब्बा, डिबिया, इस तरह के जो शब्द होते हैं किस में आते हैं? वो गठन, देशज में आते हैं। दूसरी भाषा से में क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं इडली, हाँ, आप लिख सकते हैं डोसा, आप लिख सकते हैं सांभर। क्या लिख सकते हैं? सांभर। आप लिख सकते हैं लुंगी। क्या लिख सकते हैं? लुंगी। आप लिख सकते हैं परवल। क्या लिख सकते हैं? परवल। तो ये ऐसे शब्द हैं जो देशज तो हैं, लेकिन दूसरी अन्य भाषाओं से क्या है? वो हिंदी में क्या किए हुए हैं? आए हुए हैं। तो इस तरह की भाषाओं को भी हम देशज ही कहते हैं। बस इतना ही अंतर है कि ये साउथ की जो भाषाएं हैं उधर से आए हुए हैं, और इसको हमने क्या कर लिया है? गठन के आधार पर इनको बनाया है। तो देशज शब्द भी हिंदी में होते हैं, कहीं कहीं इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, देसी शब्द है, देसी और देशज। तो कोई इनके शब्दों में अंतर है नहीं, जो देसी है वो देशज है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखा जाए। तो ये हमने किसकी बात कर ली? देशज की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? विदेशज की। तो अगला हमारा है तीसरे नंबर पर, जिसको हम चौथे नंबर पर, हाँ चौथे नंबर पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। अब विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो देखियो, ये विदेशी शब्द है क्या? हाँ, तो विदेशी शब्द का मतलब कि वे शब्द जो विदेशी भाषा से, किस भाषा से हो? विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयोग होते हैं, विदेशी भाषा से, हाँ, हिंदी में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द कहते हैं। अब हिंदी में जो विदेशी शब्द होते हैं वो किन किन भाषाओं के होते हैं? तो देखिए कौन से प्रयोग होते हैं हिंदी में। तो एक तो होता है अरबी शब्द। क्या होता है? अरबी। दूसरा होता है जिसको हम क्या कहेंगे? फारसी। क्या कहेंगे? फारसी। फिर इसके बाद होता है जिसको अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी के बाद जो है वो पुर्तगाली शब्द भी प्रयोग होते हैं, पुर्तगाली भी प्रयोग होते हैं। इसके बाद अगर देखें हम तो तुर्की शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। कौन से शब्द? तुर्की शब्द। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीनी शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा देखें तो हम चीनी शब्द भी प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द? चीनी शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं। चीनी हो गया है? अच्छा, चीनी हो गया ना। चलिए
डबल चीनी नहीं है। तो अरबी हो गया, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, जापानी शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पाश्तो भाषा के भी हैं। किसके हैं? पाश्तो के भी हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कैसे हैं? फ्रेंच हैं। क्या है? फ्रेंच शब्द भी हैं। तो इतने अलग अलग भाषाओं के शब्द को हम हिंदी में क्या करते हैं? प्रयोग जो है वो करते हैं। सामान्य रूप में देखा जाए, सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉमन है। कॉमन मतलब ज़्यादातर परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं। अब जो पूछे जाते हैं उनमें देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे सवाल अगर पूछ लिया कि आप बताओ कि बाल्टी किस भाषा का शब्द है, तो बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है हो? तो ये किस भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली शब्द है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि बावर्ची किस भाषा का शब्द है, तो बावर्ची किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है? तुर्की। अगर मुझे पूछ लिया आपसे कि दारोगा किस भाषा का शब्द है, तो दारोगा किस भाषा का शब्द है? तो ये भी कैसा है? ये भी तुर्की शब्द है। अगर आपसे पूछा कि तोप किस भाषा का शब्द है, तो तोप भी किस भाषा का शब्द है? तुर्की शब्द है। यदि मान लीजिए आपसे पूछा कि लाश किस भाषा का शब्द है, तो ये भी किस भाषा का शब्द है? तुर्की शब्द है। आपसे पूछ दिया कि आल्पीन किस भाषा का शब्द है, तो क्या है ये पुर्तगाली है। किस भाषा का है? पुर्तगाली है। अगर मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि अलकतरा किस भाषा का शब्द है, तो अलकतरा भी पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है? अलकतरा भी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। मान लीजिए आपसे पूछा कि स्कूल किस भाषा का शब्द है, तो ये किस भाषा से है? अंग्रेजी शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी। हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है? ट्यूशन पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? ट्यूशन। तो ये भी किस भाषा का शब्द है? ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट किस भाषा का शब्द है, कौन सा हो? क्रिकेट। तो ये भी किस भाषा का शब्द है? तो ये भी शब्द जो है वो अंग्रेजी है। ऐसे ही मान लीजिए कि पूछा कि जो है वो रिक्शा किस भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द है? रिक्शा। तो रिक्शा किस भाषा का है? जापानी शब्द है ना, रिक्शा जापानी है। ऐसे मान लीजिए कि आपसे पूछे कि चीनी किस भाषा का शब्द है, तो चीनी चीनी शब्द है। कैसा है? चीनी। अगर पूछे कि चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय भी क्या है? ये भी चीनी भाषा का है। अगर आपसे पूछे कि लीची किस भाषा का शब्द है, तो लीची भी किस भाषा का शब्द है? तो लीची भी जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछे कि रेस्तरां या रेस्टोरेंट, तो ये फ्रेंच शब्द है। एक किस तरह का शब्द है? फ्रेंच शब्द है। मान लीजिए कि आपसे पूछे कि अखरोट किस भाषा का शब्द है, क्या? अखरोट। तो अखरोट जो है वो पाश्तो शब्द है। क्या है? किस भाषा का शब्द है? पाश्तो भाषा का शब्द होता है। तो ये दुनिया की अलग अलग भाषाएं जो भारत में आई, और हिंदी चूँकि अपने बचपना में थी, बचपन काल में थी, बाल्यावस्था में थी, तो बाल्यावस्था में बालक जितने लोगों के साथ रहता है ना, उनकी भाषा के शब्दों को क्या करता है? सीख लेता है। और इसलिए हिंदी जो है अलग अलग भाषाओं के शब्दों को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और उसने सीख लिया। और जिसको हम आज जो है अपने व्यवहारिक जीवन में हो या फिर साहित्यिक जीवन में हो, बिना उर्दू के हिंदी नहीं चल सकती और बिना संस्कृत के उर्दू नहीं चल सकती। मतलब दोनों भाषाओं को बोलने के लिए आपको जो है अलग अलग शब्द का भी प्रयोग करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हम सिर्फ जो है क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है। आप दुनिया की ये सब भाषाओं के ज्ञाता हैं। आप अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, आप उर्दू भी बोलते हैं, आप फ़ारसी भी बोलते हैं, आप तुर्की भी बोल रहे हैं, आप पुर्तगाली भी बोल रहे हैं, आप सब कुछ बोल रहे हैं। और अगर कोई उर्दू वाला सोचे कि हम सिर्फ उर्दू और फ़ारसी अरबी बोलते हैं, तो उसका भी भ्रम है। वो संस्कृत का भी शब्द क्या करता है? बोलता है। तो ऐसा नहीं है। संस्कृत हो या हिंदी हो या उर्दू है, इस देश की भाषा है, देश की बोली है, आम लोगों की बोली है, आम जन की बोली है। हम सब मिल के इन भाषाओं को क्या करते हैं? बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए हो, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो ये शब्द अपना कौन सा रहा? विदेशी रहा। अब हम लोग आते हैं जिसको संकर शब्द कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो जिसको हम लोग कहते हैं संकर शब्द कहते हैं। तो देखो, संकर शब्द का मतलब होता है मिलावट। संकर का मतलब क्या होता है? मिलावट होता है। अर्थात दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को हम आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिला देंगे तो इससे क्या बन जाएगा? संकर भाषा आएगा। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिलने से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे अगर देखें हम कुछ शब्द जो चलन में हैं और जो हम लोगों से सामान्यतः हम लोग जिनको देखते हुए आ रहे हैं, ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि शब्द क्या लिखा हो, रेल यात्रा। आप लोग करते होंगे रेल की यात्रा, तो आप देखिए इसमें एक शब्द रेल है और एक शब्द है यात्रा। दोनों की भाषा अलग अलग है। रेल अंग्रेजी शब्द है और यात्रा जो है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक वैसे ही आप देखते होंगे एक शब्द जिसको कहते हैं टिकट घर। क्या कहते हैं? टिकट घर, या कहीं कहीं ये लिखा रहता है टिकट घर। क्या लिखा रहता है? टिकट घर। तो घर की भाषा अलग और टिकट की भाषा अलग हो गई। ठीक ऐसे ही शादी विवाह का सीजन होता है ना, तो लिखा रहता है शादी विवाह। क्या लिखा रहता है? शादी विवाह। तो इस दोनों की भाषा अलग है। शादी फारसी, विवाह जो है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक इसी तरह से अगर देखेंगे आप, तो अगर लिखा है वम वर्षा, क्या लिखा है? वम वर्षा। इनकी भी भाषा क्या हो गई? अलग हो गई। अगर ऐसे ही देखेंगे शब्द, तो लिखा है पॉकेट मार। क्या लिखा है? पॉकेट मार। तो पॉकेट शब्द अलग है और मार शब्द क्या है? अलग है। तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से मिल के बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत सारे ऐसे आज संस्कृत में हिंदी के बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो संकर शब्द को जो है उतनी तहरीज नहीं देते हैं। वो नहीं मानते हैं कि ये शब्द जो है, क्योंकि हिंदी में इस तरह का एक शब्द यौगिक होता है, संकर की तरह उसका भी निर्माण किया जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है और वो एकदम अलग है किसकी अपेक्षा? संकर शब्दों की अपेक्षा। तो आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए तो ये कौन सा हो गया? संकर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा पार्ट पर ना। ये तो पहला वाला पार्ट था उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग आते हैं किसके आधार पर? रचना के आधार पर। किसके आधार पर? तो नाम है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जब हम शब्द को देखेंगे तो कुल 3 प्रकार के शब्द मिलेंगे हमको। कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 तरह के। पहला है जिसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द। तो पहला होता है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द का मतलब क्या है? रूढ़ शब्द। तो अगर मान लो हम रूढ़ शब्द पढ़ें तो ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसका सार्थक खंड ना हो। नहीं, जिसका क्या ना हो? सार्थक खंड ना हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आप यूँ कह सकते हैं, तो जैसे अगर
लिखेंगे आप तो आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ हम शब्दों को लिखें तो हम यूं कह सकते हैं कि मान लो कि पानी लिखा हो है, हाथ लिख दिया जाए, पैर लिखा जाए, सिर लिखा जाए, कलम लिख दिया जाए, नाक लिख दिया जाए, दावात लिख दिया जाए, किताब लिख दिया जाए, है, मेज लिख दिया जाए, कुर्सी लिख सकते हैं कुर्सी को, है, पुस्तक भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको भी अलग तोड़ नहीं सकते, तो पुस्तक भी लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं, रात लिख सकते हैं, है, सुबह लिख सकते हैं, हाँ, और क्या लिख सकते हैं काजू, अंधेरा लिख सकते हैं। तो इसको भी नहीं कर सकते, अलग नहीं लिख सकते हैं, क्या चीज, हाँ। तो ऐसे शब्द, तो इन शब्दों में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इनके हम सार्थक रूप से खंडित इनको नहीं कर सकते या इनको सार्थक रूप से हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी कि इन शब्दों के अपने एक निश्चित अर्थ होते हैं, अर्थात रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका अपना एक निश्चित अर्थ तो होता है लेकिन सार्थक रूप से वो खंडित नहीं हो पाते हैं, मतलब खंड होने के बाद उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट होता है जिसको कहते हैं यौगिक शब्द। दूसरा होता है जिसको क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं जिसका नाम क्या है, यौगिक शब्द होता है। अब यौगिक शब्द किसको कहते हैं, तो देखिए, हाँ, तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड होते हैं, क्या होते हैं, सार्थक खंड होते हैं, खंड होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका क्या हो जाए, सार्थक खंड हो जाए। देखें जैसे अब मान लो कि आपने लिख दिया घुड़सवार, क्या लिख दिया, घुड़सवार, तो एक हो गया घोड़ा और एक सवार, क्या हो गया, सवार हो गया, तो हो जाएगा। आप चाहें तो आप कह सकते हैं सत्याग्रह, क्या कह सकते हैं, सत्याग्रह, एक शब्द सत्य हो जाएगा, एक शब्द क्या हो जाएगा, आग्रह हो जाएगा। आप इसमें दीपावली लिख सकते हैं, नहीं, एक हो गई दीप, एक हो गई अवली, ठीक। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं पुस्तकालय, क्या लिख सकते हैं, पुस्तकालय, ये भी एक रूढ़ शब्द है, सॉरी यौगिक शब्द है। आप अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पाठशाला, क्या लिख सकते हैं, पाठशाला, यह भी है। अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं विद्यालय, क्या लिख सकते हैं, विद्यालय। आप इसमें लिख सकते हैं क्या, रसोई घर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रसोई घर लिख सकते हैं। आप बैलगाड़ी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप बैल गाड़ी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक सार्थक खंड में तोड़ सकते हैं, तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहा जा सकता है। तो वे शब्द जिनके क्या होते हैं, सार्थक खंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे होता है जिसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द होता है, तो कहते हैं क्या, इसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखो भाई, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द किसको कहेंगे, हैं, हाँ, देखिए, तो योग रूढ़ शब्द किसको कहेंगे, तो जो यौगिक शब्द, जो यौगिक शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर, मूल अर्थ को
छोड़कर क्या देता हो, अन्य अर्थ देता हो। छोड़कर क्या दे दे, छोड़कर अन्य अर्थ देता हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जो अपने मूलार्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं हम, यौगिक शब्द कहते हैं। हाँ सॉरी, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया लंबोदर है, तो लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को। किसको कहते हैं, गणेश। तो इस लंबोदर का अन्य अर्थ क्या हो गया, गणेश हो गया। ठीक ऐसे ही अगर मान लो हम कह दें जानकी वल्लभ, क्या कह दें, हम कह दें जानकी वल्लभ, तो एक तो ये जानकी वल्लभ का अर्थ होता है क्या, राम होता है। क्या होता है, राम। तो इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो जानकी मतलब सीता जी और वल्लभ का मतलब प्रिय होता है। तो सीता जी को प्रिय कौन है, राम है, तो राम को जानकी वल्लभ भी कहा जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हम आपसे कह दें क्या, अगर हमसे कह दें कि रेवती रमण, तो आप कहेंगे कि यह किस तरह का शब्द है, तो यह भी वैसे ही है जैसे जानकी वल्लभ है। तो रेवती रमण किसको कहा जाता है, बलराम को कहते हैं। किसको कहते हैं, बलराम को। तो ये भी अपना मुख्य अर्थ छोड़ करके क्या हो गया, अन्य अर्थ में चला गया। ऐसे ही कहा जाता है पंचशर। क्या होता है, पंचशर। तो पंचशर का मुख्य अन्य अर्थ क्या होता है, तो पंचशर किसको कहते हैं, कामदेव को। किसको कहते हैं, कामदेव को। तो यह भी अपना मुख्य अर्थ छोड़कर किस में चला गया, कामदेव में। ठीक ऐसे ही शब्द अगर मान लो हम कहें तो पंचानन लिखा है, तो पंचानन का अन्य अर्थ क्या होता है, शिव होता है। क्या होता है, शिव होता है। तो पंचानन, इसका भी अन्य अर्थ शिव हो गया। ऐसे ही अगर हम कहें तो अगर मान लीजिए कि ऐसे ही हम चतुरानन कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुरानन। तो चतुरानन का अन्य अर्थ ब्रह्मा हो गया ना। क्या हो गया, ब्रह्मा हो गया। तो हम ब्रह्मा कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, तो देखो ठीक ऐसे ही एक शब्द अगर हम ले लें और अगर हम कह दें चक्रपाणी। क्या कह दें, चक्रपाणी है। तो अगर हम चक्रपाणी कह रहे हैं तो चक्रपाणी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चक्रपाणी किसको कहते हैं, इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। क्या होगा, विष्णु हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर मान लो हम पीताम्बर कह दें। क्या कह दें, पीताम्बर कह दें, तो ये अभी किसको कह सकते हैं हम, विष्णु को कह लेंगे। किसको कह लेंगे, विष्णु को। ऐसे ही एक शब्द मान लो कि अगर हम अनंग ले लें। क्या ले लें, अनंग ले लें, तो अनंग किसको कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं, कामदेव को। तो अनंग का अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, तो अन्य अर्थ हो जाएगा कामदेव। ठीक ऐसे ही अगर मान लो कि हम शब्द ले लें पुष्प धनवा। क्या ले लें, पुष्प धनवा, तो पुष्प और धनुष ये भी अन्य नाम किसका है, कामदेव का। ये भी क्या है, ये भी कामदेव का अन्य नाम है। ठीक ऐसे ही अगर हम वक्रतुंड कह दें। क्या कह दें, वक्रतुंड कह दें, तो वक्रतुंड वाला कौन आदमी है, तो गणेश जी हैं। ये क्या है, वक्रतुंड वाले, तो ये भी इनका अन्य अर्थ में क्या हो गया, गणेश जी हो गए। ठीक ऐसे ही अगर मान लो कि अगर हम क्या कह लें, तो मान लो कि अगर हम कह दें दशानन कह दें। क्या कह दें, तो अगर मान लीजिए कि दशानन कहें, तो दशानन का अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, तो दशानन का अन्य अर्थ हो जाएगा कि दशानन हम किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। ठीक ऐसे ही मान लो कि अगर हमें त्रिनेत्र कहना हो। क्या कहना हो, त्रिनेत्र, तो ये किसका है, शिव का है। इसको क्या कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। तो शिव को क्या कहा जाता है, त्रिनेत्र कहा जाता है। कहा जाता है ना। चलो ऐसे ही अगर हम कह दें षडानन कह दें। क्या कह दें, षडानन कह लें, तो षडानन किसको कहा जाता है, कार्तिकेय को कहते हैं। किसको कहते हैं, कार्तिकेय को कहते हैं, है। ठीक
ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि रतिपति किसको कहा जाता है, तो इसका भी एक अन्य अर्थ क्या है, कामदेव है। किसको कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। तो कामदेव को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक ऐसे अगर हम कह दें कि बीड़ा पाणी कह दें, तो बीड़ा पाणी का अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, क्योंकि ये बीड़ा हाथ को क्या करती हैं, लेके चलती हैं। ठीक, तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द भी एक तरह के क्या होते हैं, यौगिक ही होते हैं। बस अंतर इतना ही होता है कि जब कोई यौगिक शब्द भिन्न अर्थ में या अन्य अर्थ में आ जाता है तो वही यौगिक शब्द क्या हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है। और जब उसको दोनों को अलग करके अर्थ निकालते हैं तो यौगिक रहता है। तो यही इसके बीच में क्या होता है, इनके बीच में अंतर जो है वो हमें दिखाई देता है। तो हमने किसको समझ लिया, हमने समझ लिया किसके आधार पर, रचना के आधार पर, हाँ, शब्द के भेद। तो कितने भेद समझे, 3। एक समझा रूढ़, एक समझा यौगिक, और एक समझ लिए क्या, योग रूढ़। हमने जो है समझ लिया किसके आधार पर, रचना के आधार पर। आगे अगर हम बात करें तो हम आगे बात कर सकते हैं किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक, तो हम किसके आधार पर बात कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अगर अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो हमें विलोम और पर्यायवाची मिलता है। ठीक, तो विलोम और पर्यायवाची का मतलब क्या है, तो हमको मतलब समझना है, बाकी तो आपको याद करना है कि आप कैसे याद करेंगे। देखिए विलोम का मतलब क्या है, तो देखिए विलोम का अर्थ क्या होता है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, या इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप प्रतिलोम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रतिलोम कह सकते हो, या इसको विपरीतार्थक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगर विलोम को हम देखें परिभाषा इसकी, तो विलोम क्या होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि उल्टे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। 2-3 बातें विलोम में आपको समझनी है। वो क्या समझनी है कि देखिए विलोम जो है कैसा होता है, तो विलोम हमेशा अपने वर्ग में होता है। हमेशा कहाँ होगा, अपने वर्ग में होता है। यहाँ अपने वर्ग का मतलब क्या है, अपने वर्ग में होता है। तो अगर हम देखें कि हिंदी में इसको कैसे समझना है, तो यूँ कह सकते हैं ऐसा कि विलोम हमेशा जातिगत होता है। कैसा होता है, जातिगत होता है। अब जातिगत होने का मतलब कि विलोम शब्द जिस जाति का आएगा उसका विलोम भी उसी जाति का होना चाहिए। जिस जाति का विलोम आएगा वो उसी का होना चाहिए। अगर इसको ऐसे समझना तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई शब्द नाउन लिखा है, संज्ञा, तो इसका विलोम हमेशा क्या बनेगा, संज्ञा बनेगा। अगर कोई शब्द मान लो विशेषण लिखा है, क्या लिखा है, विशेषण लिखा है, तो इसका भी विलोम क्या बनेगा, इसका विलोम हमेशा क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। अगर कोई संस्कृत का शब्द मान लीजिए कि तत्सम लिखा है, तो इसका भी विलोम हमेशा क्या बनेगा, तत्सम बनेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई शब्द विदेशज लिखा है, कैसा लिखा है, विदेशज, तो यदि आप इसका विलोम बनाएंगे तो उसका भी विलोम क्या बनना चाहिए, विदेशज जो है वो बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कहूँ एक शब्द दे करके, मैं आपसे कहूं कि आप अधिक का विलोम बताइए, किसका, अधिक का, तो मैं अगर कहूं कि अधिक का विलोम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि कम भी होगा और आप कहेंगे कि न्यून भी होगा, लेकिन इसका असली विलोम क्या होगा, न्यून होगा, क्योंकि ये दोनों एक जाति के हैं। ये दोनों किसके हैं, एक जाति के हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप ऋजु का विलोम बताइए, तो आप इसका विलोम वक्र बताते हैं। क्या बताते हैं, वक्र, क्योंकि ये भी तत्सम शब्द है और ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप जो है किसी विशेषण का, जैसे मैं कहूँ कि काला का विलोम बताइए, तो आप कहेंगे ना गोरा हो जाएगा, काला का गोरा होगा। तो गोरा भी विशेषण है और
काला भी विशेषण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलोम, प्रतिलोम या विपरीतार्थक जो एक ही नाम है, ये हमेशा जातिगत या अपने जो इसकी वर्ग होते हैं उन्हीं वर्ग में जो है ये होते हैं। तो सामान्य तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए विलोम में कि जब भी बनाए विलोम या विलोम सवाल पूछा जाता है तो आप उनकी प्रवृत्ति का क्या रखें, ख्याल जो है वो रखें। चलिए आगे देख लिया जाए। आगे देखते हैं हम किसको, पर्यायवाची को। पर्यायवाची को समझ लेते हैं कि पर्यायवाची क्या है। तो अगर हम बात किसकी करें, पर्यायवाची की बात करें। देखिए पर्यायवाची को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं, समानार्थी भी कहा जाता है पर्यायवाची को। और इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिशब्द भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं, इसको प्रतिशब्द भी कहते हैं। तो इसको प्रतिशब्द भी कहा जाता है। तो आप समानार्थी भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिशब्द भी कह सकते हैं। किसको, पर्यायवाची को। पर्यायवाची जो हिंदी में होते हैं, तो हिंदी के पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची संस्कृत के, हिंदी में पर्यायवाची संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। हाँ क्या कह रही हैं, हाँ आगे पढ़ेंगे। अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ जो होते हैं उसको अनेकार्थी। ये समानार्थी, ये एक समान अर्थ देते हैं, वो अलग अलग अर्थ देते हैं, तो अनेकार्थी होते हैं। तो हिंदी में जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन होते हैं, तो जो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं वो हिंदी में क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा जिस भाषा में पर्यायवाची शब्दों की, जिस भाषा में पर्यायवाची शब्दों की जितनी अधिकता होगी, जितनी अधिकता होगी वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। क्या होगी, समृद्ध होगी। तो जितनी पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होती है वह भाषा उतनी ही क्या मानी जाती है, शब्द के मामले में। किस मामले में, वर्ड जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में वर्ड पावर पढ़ते हैं, तो शब्द के मामले में वह भाषा उतनी ही क्या होती है, समृद्ध हो जाती है। अब एक सवाल और भी है कि हिंदी में देखिए एक कारण और एक चीज़ और भी है कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द तो समानार्थी होते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुसार करना चाहिए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुसार होता है। क्या होता है, प्रसंगानुसार होता है। प्रसंगानुसार होता है मतलब जैसा प्रसंग होगा उस तरह के पर्यायवाची शब्दों को आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा, वरना आप क्या हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं या गलत हो जाता है। तो हिंदी में उस प्रसंग के अनुसार हम इनको क्या करते हैं, प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण लिखूं और मैं आपसे कहूं कि अगर एक लिखूं मैं कि राधा शर्म से पानी हो गई। अगर मैं लिखूं कि राधा शर्म से क्या हो गई, पानी हो गई। ठीक, तो अगर मैं पानी का कोई समानार्थी इसके जगह पर लिख दूं, कोई भी इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ राधा शर्म से क्या हो गई, पानी हो गई। तो अगर मैं पानी के जगह पर अगर मैं पानी का समानार्थी या पर्यायवाची जल लिख दूं है, और मैं फिर पढ़ूं कि राधा शर्म से जल हो गई, तो ये अच्छा नहीं लगेगा है।
नहीं लगेगा ना अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए कि एक हिंदी में गाना है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश हो जाए, तो अगर उसकी जगह पर बारिश के जगह पर उसका पर्यायवाची शब्द अगर वो लेखक प्रयोग कर देगा तो सोच लो कैसा लगेगा वो। मेरा यार हंस रहा है और बारिश की जगह पर बारिश का पर्यायवाची लगा दे तो कैसा लगेगा है। हाँ, उसी को कहते कि मेरा यार हंस रहा है वर्षा हो जाए, तो नहीं बनेगा ना वो। तो ये तो समझना पड़ेगा कि पर्यायवाची समानार्थी होते हुए भी प्रसंग के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसा प्रसंग होता है वैसा इनका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई किसके संदर्भ में, पर्यायवाची के संदर्भ में। तो इसको समानार्थी या क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिशब्द भी कहते हैं। आगे देखा जाए, चलो आगे देखा जाए। अगला होता है जिसको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या होता है जिसको कहते हैं हम लोग, क्या, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें शब्द में ही बहुत सारी बातें छुपी हैं। एक शब्द है इसमें श्रुति, एक शब्द है सम, एक शब्द है भिन्न और एक शब्द है अर्थ। तो श्रुति का मतलब होता है समान, श्रुति का मतलब सुनना, श्रुति का अर्थ क्या होता है, सुनना होता है। श्रुति का अर्थ क्या होता है, सुनना होता है। सम का मतलब समान होता है, सम का मतलब समान होता है। भिन्न का मतलब अलग है, अलग अलग हो गया। भिन्न का मतलब अलग अलग, और अर्थ का मतलब तो अर्थ ही है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, अर्थ कह रहा है कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो मगर अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। हाँ, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी इनको कहा जाता है। अब जैसे मान लो कि अगर लिखा हो, एक शब्द लिख दूं मैं ऐसे, मैं लिख दूं ऐसे, और फिर मैं इसी को लिख दूं कैसे, फिर ऐसे। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे अवधि। क्या पढ़ेंगे, अवधि पढ़ेंगे ना इसको। तो अवधि का अर्थ होता है भाषा है ये क्या है, इसका अर्थ किस रूप में है, भाषा के रूप में। लेकिन अवधि लिखा है, अवधि का मतलब होता है समय, इसका अर्थ क्या होता है, समय होता है। अभी देखिए दोनों उच्चारण के दृष्टिकोण से या जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से दोनों लगभग एक तरह से उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन अर्थ में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि अगर मैं लिख दूं दिया और अगर मैं लिख दूं इसी को दिया, ठीक, तो दोनों मैंने दिया लिख दिया, तो इस दिया का अर्थ क्या हो गया, देना। इसका क्या अर्थ हो गया, देना, और इसका अर्थ दीपक हो गया। क्या हो गया, दीपक हो गया। दोनों का क्या हो गया, अर्थ अलग अलग हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि मैं लिख दूं पुर और फिर मैं लिख दूं छोटा ऊ करके पुर, तो दोनों पुर ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, इन दोनों का अर्थ देखा जाए, तो इस दोनों के अर्थ को देखिए। पहला पुर लिखा है, इसका होता है नगर, या इसको कह सकते हैं गांव, हम कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है बाढ़। क्या होता है, बाढ़। तो इसका अर्थ अलग हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए लिखा हो मदिरा, क्या लिखा हो, मदिरा, तो मदिरा का मतलब होता है शराब। क्या होता है, शराब। ठीक ऐसे ही लिख दिया जाए क्या, मंदिरा। क्या लिख दिया जाए, मंदिरा, तो इसका अर्थ होता है अस्तबल। क्या होता है, अस्तबल। ठीक ऐसे ही लिख दिया जाए मंदिर, तो इसका अर्थ होता है देवालय। क्या होता है, देवालय। तो ये शब्द एक तरह से सुन तो हम रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर में अर्थ का क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। और ये जो अर्थ का आप परिवर्तन देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं श्रुति सम, क्या कहा जाता है, भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में कैसे हैं, एक तरह से तो लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में क्या होता है, अंतर। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि एक शब्द ऐसे लिखा हुआ हो और एक शब्द इसी को ऐसे लिख दें, दोनों को कैसे ही पढ़ेंगे,
पढ़ने को तो दोनों केस पढ़ेंगे, लेकिन पहले वाले केस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब मुकदमा होता है ना, केस का मतलब मुकदमा हो गया, और इसका मतलब बाल हो गया। क्या हो गया? बाल है। तो केस का मतलब बाल हो गया और केस का मतलब क्या हो गया? मुकदमा हो गया। ठीक, ऐसे ही एक शब्द होता है कोश, और एक शब्द होता है कोश, और एक शब्द होता है कोस। तीन तरह से लिखते हैं ना, तीनों शौक से कोस को हम लिखते हैं, तीनों शौक को। लेकिन पहले वाले कोस का अर्थ दूरी है। क्या है? दूरी है। दूसरे का शब्द भंडार, डिक्शनरी वाला शब्द कोश है शब्द भंडार, और इसका मतलब खजाना है। इसका मतलब क्या है? खजाना, अर्थात जहाँ क्या रखा रहता है, कहते हैं ना कोषागार है। क्या है? कोषागार है, जहाँ पर पैसा वैसा क्या होता है जहाँ पैसा रखा जाता है, बैंक का जो पैसा होता है, तो उसके ऊपर देखिएगा लिखा रहता है, कोषागार लिखा रहता है। शस्त्रागार देखिए, जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं उनको शस्त्रागार लिखा जाता है, तो इनको क्या लिखा जाता है? कोषागार लिखा है। हाँ हाँ, कारागार होता है वो, कोषागार नहीं, कारागार कहते हैं उसको। तो कारागार का मतलब कि जेल है। हाँ, तो ये हम लोगों ने बात किसकी कर ली? तो हम लोगों ने बात कर ली श्रुति समभिन्नार्थक शब्द की। तो आज की क्लास हम लोगों की यहाँ जो है वो ख़त्म होती है। फिर कल जो है अपने फिर उसी टाइम पर जो है फिर हम लोगों की क्या होगी? मुलाकात जो है वो होगी।